आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने बलोच लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी विदेशी आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। यह फैसला भी ऐसे समय में लिया गया है जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पिछले 2 महीनों में दूसरी बार अमेरिका के दौरे पर आए हैं। इससे यह सवाल भी खड़ा होता है कि क्या अमेरिका ने जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान को खुश करने के लिए बलोच लिबरेशन आर्मी और मजिद ब्रिगेड पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने 11 अगस्त को जो आधिकारिक बयान जारी किया उसमें इस प्रतिबंध को लेकर कोई ठोस सबूत और मजबूत आधार दिया ही नहीं था। इसमें यह लिखा है कि 2019 में बलोच लिबरेशन आर्मी को एसडीजीटी की एक खास श्रेणी में डाला गया था, जिसका मतलब होता है स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट। बलोच लिबरेशन आर्मी पर यह कार्रवाई इसलिए हुई थी ताकि उसे मिलने वाली हर तरह की जो आर्थिक मदद है उसे रोका जा सके और उसकी आर्थिक गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन मार्को रूबियो का कहना है कि इस प्रतिबंध के बावजूद बलोच लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड ने पाकिस्तान में कई आतंकी हमले कराए, जिनमें 2024 में कराची एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमला हुआ, फिर ग्वादर पोर्ट पर भी हमला और इसी साल 2025 में एक ट्रेन हाईजैक जिसमें कुल 31 नागरिक और पाकिस्तानी जो सुरक्षाकर्मी थे वो मारे गए। इन सभी हमलों की जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी और उसकी सुसाइड बॉम्बिंग यूनिट मजीद ब्रिगेड ने खुद ली, जिसके बाद अब अमेरिका ने उन्हें आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने यह प्रतिबंध किसी जांच के आधार पर नहीं लगाए हैं। उसने इन संगठनों को सिर्फ इसलिए प्रतिबंधित किया है क्योंकि इन संगठनों ने खुद पाकिस्तान में हुए हमलों की जिम्मेदारी ली थी और अमेरिका का कहना है कि जब ये संगठन खुद इन हमलों की जिम्मेदारी ले रहे हैं तो इन्हें आतंकी संगठन क्यों ना माना जाए। और ये सवाल अपनी जगह पर सही भी है, लेकिन यहां एक सवाल यह भी है कि पाकिस्तान की सेना ने बलोचिस्तान के लोगों पर जो अत्याचार किए, क्या उसके लिए भी अमेरिका को पाकिस्तान की सेना और उसके जनरल आसिम मुनीर से मुश्किल सवाल नहीं पूछने चाहिए? इस वक्त जो मेरे हाथ में रिपोर्ट है जिसकी मैं चर्चा कर रही थी, यह साल 2023 की रिपोर्ट है, बात पुरानी नहीं है। और इस रिपोर्ट में अमेरिका ने ही इसे जारी किया। इस रिपोर्ट का नाम है कंट्री रिपोर्ट ऑन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिस पाकिस्तान। और अब हम आपको जो लाइनें दिखाएंगे वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इसमें लिखा है, पहले तो इस बात पर वो लिखते हैं कि पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स है, आर्बिट्ररी किलिंग्स है पूरे पाकिस्तान के लिए। ये जो 2 लाइनें हैं इसमें लिखा गया है कि आर्बिट्ररी किलिंग्स होती है, जिसको मारना होता मारते हैं, जिस वजह से भी मारते हैं। तो पूरा मेहम को लेकर यहां पर जानकारी दी गई है यहां पर। और यह भी कहा है कि पाकिस्तान की सरकार ने गवर्नमेंट रेयरली टुक क्रेडिबल स्टेप्स टू आइडेंटिफाई एंड पनिश ऑफिशियल्स, यानी कभी भी सरकार ने वहां पर ईमानदार कोशिश की ही नहीं किसी को रोकने की। लेकिन अब जो लाइन लिखा है यहां पर, यह वो लाइन है जो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि इसमें लिखा है कि बलोचिस्तान में किल एंड डंप के तहत बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के कई बलोच नागरिकों की हत्याएं हुई, उनके शवों को मारकर सड़कों पर फेंका गया। हजारों बलोच नागरिक ऐसे हैं जिनका अपहरण हुआ, इसके बाद वो हमेशा के लिए गायब हो गए। देखा आपने ये पूरी रिपोर्ट जिसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है किल एंड डंप, मारो और कहीं पर फेंक दो। क्या आपको नहीं लगता कि आसिम मुनीर पर मेहरबान होने वाले पहले राष्ट्रपति ट्रंप को यह रिपोर्ट भी एक बार पढ़ लेनी चाहिए? और बलोच लिबरेशन आर्मी पर प्रतिबंध लगाने के साथ जनरल आसिम मुनीर से भी कुछ मुश्किल सवाल पूछने चाहिए। आज इस बात को पूरी दुनिया भूल चुकी है कि भारत की आजादी से सिर्फ 3 दिन पहले आज ही के दिन 12 अगस्त 1947 को बलोचिस्तान ने अपनी आजादी की औपचारिक घोषणा की थी। 4 अगस्त 1947 को दिल्ली में हुई बैठक में मोहम्मद अली जिन्ना ने खुद कहा था कि बलोचिस्तान की कलात खानत रियासत एक आजाद मुल्क बनेगी। और यह इसलिए भी तय हुआ था क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत के दौर में इस रियासत के शासन पर अंग्रेजों का कोई नियंत्रण नहीं था। यह एक स्वतंत्र रियासत थी जिसने अंग्रेजों के खिलाफ उनकी अदालत में अपनी आजादी के लिए एक मुकदमा भी लड़ा। और इस मुकदमे में बलोच लोगों के वकील खुद मोहम्मद अली जिन्ना थे। आजादी से पहले जिन्ना खुद कहते थे कि बलोचिस्तान एक आजाद मुल्क है और पाकिस्तान उसकी संप्रभुता को कभी चुनौती नहीं देगा। और 4 अगस्त को दिल्ली में हुई बैठक में उन्होंने लॉर्ड माउंटबैटन के सामने बलूचिस्तान की आजादी पर अपनी सहमति भी दे दी। भारत की आजादी से सिर्फ 3 दिन पहले आज ही के दिन
12 अगस्त 1947 को कलात खानत के रियासत ने अपनी आजादी की औपचारिक घोषणा की, जिसे पाकिस्तान ने स्वीकार किया, लेकिन यह आजादी सिर्फ 227 दिनों तक रही। 1948 में जिन्ना ने पाकिस्तान की सेना को भेजकर बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया। उस दौर में भी बलूचिस्तान पर खूब जुल्म हुए, लेकिन बलोच विद्रोहियों ने अपना विद्रोह जारी रखा। इनमें नवाब नौरोज खान का नाम शामिल है, जिन्होंने पाकिस्तान की सेना से लंबे समय तक लोहा लिया, लेकिन एक दिन उनके साथ ऐसा विश्वासघात हुआ जिसे आज भी बलोच नागरिक भूल नहीं पाते हैं। तो सुनिए, उस वक्त पाकिस्तान की सेना ने कुरान पर हाथ रखकर कसम खाई कि अगर नवाब नौरोज खान सरेंडर कर देंगे तो उनकी मांगों पर पाकिस्तान की सेना और सरकार विचार करेगी। इससे बलोच विद्रोहियों को भी यह लगा कि अगर पाकिस्तान की सेना कुरान की कसम खा रही है तो वो जरूर सच ही बोल रही होगी, और ये सोचकर उन्होंने सरेंडर कर दिया। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने कुरान की कसम भी तोड़ दी और बलोच विद्रोहियों को फांसी दे दिया। सोचिए, पाकिस्तान इस्लाम धर्म का ठेकेदार बनता है, लेकिन उसने कुरान का भी अपमान किया, और बलूचिस्तान के जिन लोगों पर वो जुल्म करता है वो भी इस्लाम धर्म को ही मानते हैं, और इनमें ज्यादातर सुन्नी मुसलमान हैं। हालांकि गाजा के मुसलमानों की तरह बलूचिस्तान के इन मुसलमानों की कोई बात नहीं करता, इनकी आवाज कोई नहीं उठाता। यहां यह समझना भी जरूरी है कि इस मामले में विवाद इस बात को लेकर नहीं है कि बलोच लिबरेशन आर्मी पर प्रतिबंध क्यों लगे, बल्कि यहां विवाद इस फैसले की टाइमिंग पर है। आप खुद सोचिए, जब बलूचिस्तान में तेल के भंडार विकसित करने के लिए अमेरिका और पाकिस्तान के बीच डील होती है, बलोच लिबरेशन आर्मी इसका विरोध करती है, तभी उस पर यह प्रतिबंध क्यों लगता है? और यह फैसला ऐसे वक्त में क्यों लिया जाता है जब पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पर है? यह सवाल सिर्फ हम नहीं पूछ रहे, बल्कि अमेरिका के मीडिया भी ये बातें लिख रही है। वॉशिंगटन पोस्ट ने भी अपनी एक रिपोर्ट में इन सवालों का जिक्र किया है, और यह बात पाकिस्तान की सरकार मान चुकी है। अब पाकिस्तान की सरकार में मंत्री कैसर अहमद शेख का ये बयान जरा सुनिए, जिसमें उन्होंने 20 जून 2025 को कहा था कि आसिम मुनीर बलूचिस्तान के खनिज का सौदा करने के लिए व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मुलाकात कर रहे हैं। ना आपने को मुनीर का पूरा एजेंडा ही यही था, बलोचों की एक तरह से दे देना, पूरा मामला अमेरिका के हाथों में सौंप देना। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं कि बलूचिस्तान में अमेरिका हो, चीन हो, ये जो तमाम देश हैं, सबसे पहले यहां बड़े स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे बलूचिस्तान में अमेरिका, चीन, पाकिस्तान और बलोच नागरिकों का क्या कुछ दांव पर लगा हुआ है। सबसे पहले बात पाकिस्तान की करते हैं। 44% क्षेत्रफल, इस नक्शे पर देखिए, बलूचिस्तान अलग तो पाकिस्तान आधा। अगर ये पूरा हिस्सा जो बलूचिस्तान का है, जो हम आपको फ्लिकर करके दिखा रहे हैं, अगर बलूचिस्तान हट जाता है तो 44% क्षेत्रफल हट जाता है, यानी पाकिस्तान का आधा हिस्सा ही उसके पास से निकल जाता है। इसके अलावा बलूचिस्तान तेल, खनिज, गैस जैसे प्राकृतिक संसाधनों के मामले में भी पाकिस्तान का सबसे अमीर प्रांत है। पाकिस्तान की जो 40%, एक एक करके हम आपको सारे नंबर्स दिखाएंगे, कुदरती तौर पर अगर आप देखें तो संसाधनों में बलूचिस्तान बहुत अमीर है, इसीलिए सबकी नजर रहती है। अगर ये प्रांत पाकिस्तान के हाथ से निकला तो वो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि तेल, खनिज, नेचुरल गैस, कोयला, बिजली उत्पादन, इन सब में सबसे ज्यादा उसी के पास है, और यही वो बलूचिस्तान का हिस्सा है जहां पर तेल, खनिज, नेचुरल गैस, कोयला, बिजली उत्पादन होने के बावजूद पाकिस्तान वहां पर समझौता करता है, बलोचों पर ही एक के बाद एक हमले करता है, और किल एंड डंप, जैसा कि अमेरिका ने ही कहा था, वहां पर वो किल एंड डंप करता है बलोचों को। पाकिस्तान में चीन का जो निवेश है, अब आपको दिखाते हैं। इसी बलूचिस्तान में चीन का भी काफी कुछ दांव पर लगा हुआ है। तो अब बारी चीन की है, हम आपको दिखाते हैं चाइना, कैसे यहां पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे CPEC भी कहा जाता है, वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ही बन रहा है। यही उसका रूट है, देखिए यहां से होता हुआ ये बलूचिस्तान से होता हुआ आगे बढ़ रहा है। चीन ने इस क्षेत्र को मिलाकर पाकिस्तान में 5,17,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जो अमाउंट हमने आपके लिए लिख दिया है। यह पैसा बलूचिस्तान में रेल नेटवर्क, हाईवे, गैस पाइपलाइन, बिजली प्रोजेक्ट्स बनाने पर भी खर्च हो रहा है। तो ये पूरा यहां पर, चाहे वो रेल नेटवर्क बना रहा हो, गैस पाइपलाइन हो, पावर प्रोजेक्ट, इस सब के लिए चीन ने वहां भारी निवेश किया है। और यहां पर जब आप पाकिस्तान और बलूचिस्तान देखते हैं तो आप देखिए यहां से ये CPEC जो आ रहा है,
ये यहां के बाद बलूचिस्तान में ही होकर आगे बढ़ता है। इसके अलावा पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट भी बलूचिस्तान प्रांत में ही है, जिसे पाकिस्तान ने चीन की एक कंपनी को 40 सालों की लीज पर दे दिया है। अगर बलूचिस्तान आजाद होता है या वहां स्थिरता बढ़ती है तो इससे चीन को भी जबरदस्त नुकसान होगा। तो हम आपको दरअसल बताना चाह रहे हैं, ये ग्वादर पोर्ट जहां पर वो सीपीसी खत्म होता है, यहीं पर है ग्वादर पोर्ट। ये चीनी कंपनी को लीज पर दे दिया है। अगर ये बलूचिस्तान अलग होता है तो आप सोचिए चीन के लिए उसका सारा का सारा निवेश डूबने के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गई चीन की बात। अब बात अमेरिका की करते हैं कि बलूचिस्तान पर अमेरिका की नजर क्या। अमेरिका का भी इस क्षेत्र में काफी कुछ दांव पर लगा हुआ है। ईरान के खिलाफ युद्ध, ये देखिए, ये वाला जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं, ईरान के खिलाफ युद्ध में बलूचिस्तान की जमीन अमेरिका के लिए निर्णायक हो सकती है। ये वो हिस्सा है जो हम आपको दिखा रहे हैं पाकिस्तान में। ये बलूचिस्तान वाला हिस्सा है जो यहां पर है। ये 909 किलोमीटर है लंबी सीमा ईरान से लगती हुई है बलूचिस्तान की, और ये 909 किलोमीटर का जो पूरा एरिया है ईरान के खिलाफ। और दूसरा, अमेरिका ने पाकिस्तान में ऑयल रिजर्व स्थापित करने के लिए जो डील की है उसमें सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व बलूचिस्तान में ही हो सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि अमेरिका का क्या कुछ यहां पर दांव पर लगा हुआ है। और अब आइए आपको बताते हैं जल्दी से, क्योंकि हमने आपके सामने लिख दिया है। वी हैव जस्ट कंक्लूडेड अ डील विद द कंट्री ऑफ पाकिस्तान वेयर पाकिस्तान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स विल वर्क टुगेदर इन डेवलपिंग द मैसिव ऑयल रिजर्व्स। इन्हीं तेल के जो शोधन की बात हो रही है, जो तेल का जो रिजर्व्स है उस पर काम करने की बात हो रही है। हमने पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत पाकिस्तान और अमेरिका अपने विशाल तेल भंडारों के विकास पर मिलकर काम करेंगे। तो आप समझ रहे होंगे कि अमेरिका का एक तो तेल वाला मामला है, दूसरी तरफ ईरान वाला मामला है, और इन्हीं वजहों से वो उसके साथ चिपका हुआ है। इस सब के साथ आज आपको ये लिस्ट भी जरूर देखनी चाहिए। अमेरिका ने 8 अक्टूबर को क्या फैसले लिए थे, तो हम आइए आपको बताते हैं, क्योंकि जब आप इतिहास के पन्नों को जरा पलटेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मामला कहां जाता है। अमेरिका ने 8 अक्टूबर 1997 को हरकत उल मुजाहिदीन को विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया था। दिसंबर 2001 में जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा पर भी इसी तरह के प्रतिबंध लगाए। पाकिस्तान के वो आतंकी जो आज तक घूम रहे हैं। सितंबर 2012 में हक्कानी नेटवर्क और अगस्त 2017 में हिजबुल मुजाहिदीन को भी विदेशी आतंकी संगठनों की सूची में डाला गया, और इन सारे आतंकी संगठनों को पाकिस्तान में शरण मिली हुई थी। लेकिन इसके बावजूद ना तो पाकिस्तान का कुछ बिगड़ा और ना ही इनके आकाओं पर कोई कार्रवाई हुई। आइए लेकर चलते हैं आपको। आज जैश ए मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर, आप देखिए एक एक करके हम आपको सबका लेखा जोखा यहां पर बताने वाले हैं। मसूद अजहर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर शहर में हो सकता है, यह बात बार बार वहीं की मीडिया बताती है। लश्कर ए तैयबा का चीफ हाफिज सईद पाकिस्तान के लाहौर में हो सकता है, और आप उसकी ये लोकेशन भी देख सकते हैं। संभावित आतंकी मसूद अजहर की यहां पर है पंजाब प्रांत में पाकिस्तान, तो ये आतंकी हाफिज सईद संभावित ठिकाना लाहौर पाकिस्तान। ये दोनों लोकेशन सोचिए, अमेरिका इन्हें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी मानता है, इनके संगठनों पर कड़े प्रतिबंध लगाता है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार इनकी खातिरदारी करती है, इन पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। उल्टा आसिम मुनीर को राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस में लंच कराते हैं और अमेरिका में आसिम मुनीर के बार बार दौरे होते हैं। नवंबर 2017 में खुद अमेरिका ने पाकिस्तान को एक लिस्ट दी थी और उसे यह बताया था कि उसके यहां 20 आतंकी संगठन हो सकते हैं, लेकिन आज इसी पाकिस्तान को अमेरिका एक मंच दे रहा है और यह कह रहा है कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर आतंकवाद को हराने के लिए प्रतिबद्ध है।